दोस्तों, एक बार आपका स्वागत है फिर से बीबी सर यूके चैनल में। एपिसोड नंबर 6 साहित्यकारों की ये श्रृंखला है, महान कवि परिचय, जो तमाम एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह सीरीज़ है। तो आइए महादेवी वर्मा से आज एपिसोड नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म आपका 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। आपको बस हिंट के तौर पर उत्तर प्रदेश याद रखना है, फर्रुखाबाद। पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माताजी का नाम हेमरानी देवी। कार्यक्षेत्र लेखिका, अध्यापक, पति स्वरूप नारायण वर्मा। प्रमुख रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले उससे पहले आपको ये बात याद दिला देता हूँ मैं। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। आपको पता है छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और आपका निराला और महादेवी वर्मा जी, ये 4 प्रमुख स्तंभ हुए हैं छायावाद के। महादेवी जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक मीरा किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को। ठीक है दोस्तों, प्रमुख रचनाएं, आइए काव्य संग्रह, निबंध संग्रह और संस्मरण पर एक सार डालते हैं। काव्य संग्रह देखिएगा, सबसे पहले काव्य संग्रह में निहार, रश्मि, नीरज, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपूर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है दोस्तों। यहाँ से एक तो सांध्य गीत और निहार, रश्मि और ये सांध्य गीत, ये 3 तो पूछा गया है। तो इसके बाद बाल साहित्य, ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। सवाल इस तरीके से पूछता है कि ठाकुर जी भोले महादेवी वर्मा जी की क्या है बाल साहित्य, क्या है दोस्तों बाल साहित्य, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र किसकी रचनाएं, सवाल पूछा जा चुका है तो महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, तो अतीत के चलचित्र आपको काफ़ी महत्वपूर्ण ये है। इसके बाद निबंध संग्रह में, निबंध संग्रह में श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। ठीक हो गया, श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य अन्य निबंध। और इसके बाद क्षणदा और हिमालय, ये इनके क्या हुए हैं, ये इनके निबंध संग्रह हुए हैं। कौन कौन से, ये श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था, क्षणदा और हिमालय। ठीक हो गया। इसके बाद महादेवी वर्मा जी में आपको संस्मरण याद रखना है। पथ के साथी काफ़ी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। पथ के साथी के रचनाकार कौन हुए हैं, महादेवी वर्मा जी। मेरा परिवार और संस्मरण कहानियाँ हैं। इसके बाद इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण यह कहानी है, कई बार पूछा गया है, गिल्लू किसकी कहानी है, तो आपको याद रखना है महादेवी वर्मा जी का। और एक उल्लेखनीय काव्य संकलन है यामा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यामा काव्य संकलन किसका है, तो महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, आइए एग्ज़ाम की पॉइंट पर फोकस करते हैं और एग्ज़ाम की पॉइंट पे क्या क्या है देखेंगे। एग्ज़ाम की पॉइंट पूरे नोट्स के बहुत इम्पोर्टेंट है, ये निचोड़ है। मैंने आपको ये जो पीडीएफ है आपको मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है। बीबी सर यूके चैनल करके टेलीग्राम पे आपका क्या बनाया गया है, एक ग्रुप है, उसको ज्वाइन करिए और वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड करिए दोस्तों और मार्केट से प्रिंट लीजिए। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। आपको पता है मीरा जी के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। राजस्थानी भाषा के जो रचनाकार या राजस्थानी भाषा जिसकी रचनाओं में मिलते हैं, जो कृष्ण भक्ति में निपुण, निराला जी ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है भाई। तो याद रखना कि महादेवी वर्मा जी को क्या कहा है निराला जी ने, तो हिंदी के विशाल मंदिर की, मतलब जिसे सरस्वती मंदिर की संज्ञा से नवाजा गया है। सुमित्रानंदन पंत व निराला जी इनके मुँह बोले भाई थे। जो सुमित्रानंदन पंत अभी आपके आप पढ़ चुके हैं मेरे साथ, और निराला जी को भी पढ़ चुके हैं, इनके मुँह बोले भाई थे, इतना आप याद रखेंगे। वर्मा जी 1955 में इलाहाबाद में साहित्य का संसद
की स्थापना की थी। तो याद रखना, इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना किसने की? तो वर्मा जी ने 1955 में। साथ ही रंगवाणी नाट्य स्थापित की। साथ में इन्होंने यहीं पर रंगवाणी नाट्य स्थापित की। तो याद रखना आपको, 1955 में एक तो इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना और रंगवाणी नाट्य की भी स्थापना इनके द्वारा की गई 1955 में। 1936 में वर्मा जी ने रामगढ़ नैनीताल में मीरा मंदिर नाम से एक बंगला भी बनवाया, तो जिसे आप महादेवी वर्मा संग्रहालय नाम से जानते हैं। उत्तराखंड के रामगढ़ नैनीताल में मीरा मंदिर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मीरा मंदिर कहाँ है? रामगढ़ नैनीताल में, जो महादेवी वर्मा जी के द्वारा 1936 में बनाया गया, नाम से एक बंगला भी बनाया गया और जिसे महादेवी वर्मा संग्रहालय के नाम से आज जाना जाता है। वहीं पर हाँ, साथ में एक क्या बनाया, इसी मंदिर के बगल में एक बंगला भी, जिसे आप महादेवी वर्मा संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने चाँद तथा साहित्यकार पत्रिका का भी संपादन किया। साहित्यकार पत्रिका और चाँद पत्रिका किसके द्वारा संपादित किया गया? महादेवी वर्मा जी द्वारा। ठीक हो गया। इनको 1956 में, कब दोस्तों? 1956 में पद्म भूषण और 1988 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी सम्मिलित। ये थोड़ा सा मिस, हाँ ठीक हो गया। तो यहाँ याद रखना आपको, पद्म भूषण इनको 1956 में मिला। ठीक हो गया। इसके बाद यामा काव्य संकलन के लिए इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि यामा के लिए इनको कब आपका मतलब इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया। कब दिया गया? 1982 में। किसके लिए? यामा के लिए। तो महादेवी जी ने भारत में महिला कवि सम्मेलन की नींव रखी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत में महिला कवि सम्मेलन की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो महादेवी वर्मा जी के द्वारा रखी गई थी। महादेवी वर्मा जी ने हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवर्तिका मानी जाती है। तो हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवर्तिका किसे माना गया है? तो महादेवी वर्मा जी को माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो मज़ा आ रहा है? आप ऐसे ही नोट्स बनाइए। चीन आक्रमण के प्रतिवादन में इन्होंने हिमालय नामक काव्य संग्रह का संपादन किया। तो याद रखना, हिमालय नामक काव्य संग्रह का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो वर्मा जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? वर्मा जी के द्वारा। क्यों किया गया? चीन आक्रमण के प्रतिवादन के पक्ष में। ठीक हो गया। 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महादेवी वर्मा जी थी। और कब किया इन्होंने? 1979 में इन्होंने यह सदस्यता ग्रहण की थी। 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय और 1984 में, पहले आपको याद रखने हैं 1977, फिर आपको याद रखने हैं 1984। इन 2 वर्षों में इनको दोनों विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें डी लिट की उपाधि प्रदान की गई थी। किसकी उपाधि? डी लिट की उपाधि कुमाऊं ने 1977 में, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इसे 1984 में डी लिट की उपाधि प्रदान की। और 11 सितंबर 1987 में इनका निधन हो गया, जबकि जन्म 1907 में होता है। ठीक है, आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। महादेवी वर्मा जी के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने देख लिए। तो आगे बढ़ते हैं। और शिवानी, जिसे आप गौरा पंत नाम से भी जानते हैं, तो गौरा पंत शिवानी पर देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। जन्म 16 अक्टूबर 1923, राजकोट गुजरात। इम्पोर्टेंट, शिवानी गौरापंत शिवानी का जन्म कहाँ हुआ? ये इम्पोर्टेंट है। राजकोट गुजरात नामक स्थान में। ठीक हो या? पिता अश्वनी कुमार पांडे, कार्य क्षेत्र लेखिका, उपन्यासकार और यात्रा वृत्तांत, ये इन विधाओं में निपुण थे। और देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। उपन्यास कृष्णकली, कालिंदी, अतिथि, पूतों वाली, चल खसरो, घर आपने, शमशान चंपा, मायापुरी मायापुरी, कैंजा, गेंदा, भैरवी, स्वयं सिद्धा, विष कन्या और रति विलाप, ये इनके क्या हुए हैं? ये इनके उपन्यास हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है यहाँ से, एक तो गेंदा पूछा जाता है,
एक आपका विष कन्या भी पूछा गया है, रति बिलाप पूछा गया है, कालिंदी भी पूछा गया है और कृष्णकली भी पूछा गया है उपन्यास में। कृष्णकली, कालिंदी, अतिथि पूतोवाली, चल खुसरो घर, आपनी, शमशान, चंपा, मायापुरी, कैंजा, गेंदा, भैरव स्वयंसिद्धा, विषकन्या, रतिपिलाप और स्वयं सिद्ध, ये भी महत्वपूर्ण है, स्वयं सिद्ध और आकाश। ठीक है दोस्तों, ये इनके उपन्यास में और कहानी संग्रह में देखते हैं। शिवानी की श्रेष्ठ कहानियाँ, शिवानी की मशहूर कहानियाँ। झरोखा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, झरोखा किसकी कहानी संग्रह है तो आपको याद रखना है, ये है गौरापंत शिवानी जी का। मृणमाला की हंसी, मृणमाला की हंसी किसकी कहानी संग्रह है, गौरापंत शिवानी की। यात्रा विवरण, चरैवेति और यात्रिक, तो चरैवेति और यात्रिक इनका यात्रा वृत्तांत हुआ है। आत्मकथा, सुनहुत तात यह अमर कहानी, आत्मकथा इन्होंने जो लिखा है सुनहुत तात यह अमर कहानी से लिखा है, तो बस हिंट के तौर पर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आत्मकथा के बाद इसके बाद हम देखते हैं संस्मरण। इन्होंने जो संस्मरण लिखे हैं, अमादेर, शांति निकेतन, स्मृति कलश और वतायन और जालक। इसमें से आपको संस्मरण में जालक याद रखना है। क्या याद रखना है, जालक। जालक किसकी संस्मरण है तो आपको याद रखना है गौरापंत शिवानी। धारावाहिक, धारावाहिक में सुरंगमा, रति बिलाप, मेरा बेटा और तीसरा बेटा। आपको धारावाहिक में रति बिलाप याद रखना है, रति बिलाप, क्योंकि वैसे भी धारावाहिक में क्या होता है, रोना और ढोना होता है, तो आपको रति बिलाप याद रखना है। रति बिलाप के धारावाहिक के रचयिता कौन हुए हैं, गौरापंत शिवानी। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आप अच्छे से रिपीट करना और रिवीजन करना, जिससे कि क्या हो जाए, आपके दिमाग में ये रचनाएं बार बार बैठ जाए। जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो इन वीडियो को चला दीजिए, जिससे आपको ऐसा लगेगा कभी ना कभी मैंने सुना है। ठीक है दोस्तों, बार बार रिवीजन करेंगे, अवश्य ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट देखते हैं, एग्ज़ाम की पॉइंट में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की पॉइंट होता है, शिवानी का वास्तविक नाम गौरापंत था। तो शिवानी का वास्तविक नाम कौन सा था, क्या था, गौरापंत। शिवानी की पहली रचना अल्मोड़ा से निकलने वाली नटखट नामक बाल पत्रिका में छपी थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शिवानी की पहली रचना अल्मोड़ा से निकलने वाली नटखट बाल पत्रिका में छपती थी। शिवानी जी मुख्यतः उपन्यासकार रही है और इनकी प्रसिद्ध उपन्यास का नाम कृष्णकली, इसलिए मैंने बोला था उपन्यास में कि इनकी प्रसिद्ध उपन्यास कृष्णकली बहुत बार एग्जाम पे पूछा गया है। शिवानी जी की अधिकांश कहानियाँ, उपन्यास नारी प्रधान पर फोकस है। किस पर है, नारी प्रधान पर इनकी अधिकतर कहानी और उपन्यास फोकस है। शिवानी जी के दादा हरिराम पांडे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध धर्मोपदेशक थे। ठीक है दोस्तों, बस हिंट के तौर पर याद रखना है, शिवानी जी को अंतिम क्षणों तक कुमाऊं से बेहद लगाव रहा। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से इनको बेहद लगाव रहा अपने अंतिम दिनों तक। ठीक है दोस्तों, 1982 में शिवानी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गौरापंत शिवानी जी को कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 1982 में। 21 मार्च 2003 को दिल्ली में इनका निधन हो गया। सो बैड न्यूज़, 21 मार्च 2003 में दिल्ली में गौरापंत शिवानी जी का मृत्यु हो गया। शिवानी जी की भाषा महादेवी वर्मा के समतुल्य थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे। शिवानी जी की रचना मैं मुर्गा हूँ 1951 में धर्मयुग नामक पत्रिका में छापी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं मुर्गा हूँ के रचनाकार कौन हुए हैं, शिवानी, और 1951 में धर्मयुग नामक पत्रिका में छपी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था गौरापंत शिवानी जी के बारे में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कम पढ़ेंगे कल पीताम्बर दत्त बत्वाल। तो फिर मिलेंगे कल नए एपिसोड के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप इनको खूब रिवीजन करिए, रिवाइज करिए। मैंने नोट्स आपके टेलीग्राम बीबी सर यूके चैनल पर पोस्ट कर दिया है, वहाँ से डाउनलोड करिए दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है तुम्हारे लिए। तो फिर मिलेंगे कल
एक नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए दोस्तों।